हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही मस्त एकदम बढ़िया तरीके से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मिता द स्माइल में। और मैं आपकी स्मिता कुछ नए क्वेश्चंस के साथ एक नया सेशन लेकर फिर से आ गई हूँ। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चंस हैं। सभी टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर करना है। एक दो बार रिवीजन करना है इसका, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व कर पाएँ और कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना जाए आपको। तो एंजॉय करिए इस सीरीज़ को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस सीरीज़ को ज्वाइन कर पाएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और कुछ डिटेल भी मैंने उसका बताया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ नए क्वेश्चंस की एक नई सीरीज और एक नया सेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम को और भी बेहतरीन बनाएगा। आपके एग्ज़ाम को और आगे तक प्रैक्टिस करने के लिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक नए नए क्वेश्चंस के साथ मैं आती रहूँगी और आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट के। और मैनेजमेंट सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेंगे। तो मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं जो कई एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और इनको बार बार रिपीट करते रहिए ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो ना बन पाए। और मेरा टारगेट है आपके 45 में से 42 43 मार्क तो ज़रूर ही आएँ। तो इसी टारगेट को लेकर मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए आप सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आप क्वेश्चन करिए, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे समझ में आए कि जो क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ वो आपके लिए कारगर हैं या नहीं। और आपसे जो टॉपिक नहीं बन रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, उन टॉपिक का डिटेल में रिवीजन करिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं उसका डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी ताकि आपको और भी अच्छे आसान तरीके से समझ में आ जाए। बाकी मैं क्वेश्चंस के साथ ही आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि आपका ऐसा कोई टॉपिक ना रह जाए जो आपको समझ में ना आए। उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे ज़रूर बन जाएंगे। इस तरीके से मैं वो टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। संदेश की एनकोडिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा नज़रअंदाज हो सकता है। यानी जो मैसेज है उसकी एनकोडिंग करते हैं तो उसमें से जो चार ऑप्शन है उसमें से तीन ऑप्शंस को तो करना ज़रूरी ही है। एक ऑप्शन ऐसा है जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, यानी कि उसको इन्वॉल्व कर भी सकते हैं और ज़रूरत ना पड़ने पर नहीं भी करेंगे। तो वो बताना है कि वो एक ऐसा कौन सा है ऑप्शन जिसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। यानी इसमें ये नेगेटिव वर्ड आ रहा है थोड़ा सा कि इसको हटा सकते हैं, तो नेगेटिव तरीके से ही इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए भाषा को, तो भाषा को तो देखो किसी भी तरीके से नहीं हटा सकते, भाषा तो मेन ही है और उस अकॉर्डिंग भाषा होनी चाहिए जिस अकॉर्डिंग समझ में आए। प्रतीक यानी सिंबल को भी एनकोड करते समय तभी तो, जब कोई सिंबल ऐड करेंगे तभी तो उसको डिकोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर नॉर्मल लैंग्वेज में तो चीज़ें होंगी तो डिकोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, साफ साफ समझ में आ जाएंगी। ऑप्शन सी संकेत और ऑप्शन डी तालिका। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको आप हटा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, बाकी तीन को नहीं हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तालिका। तालिका हर एक मैसेज में ज़रूरी नहीं है कि इन्वॉल्व हो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहीं पर ही इसका यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं ज़रूरत है तो इसको हटा देते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय और समाज के बीच में अंतर का घटक है। जो समुदाय है और समाज उसके बीच में अंतर का घटक कौन सा है, ये पूछा गया है। निश्चित स्थानीयता या स्थल, व्यक्तियों का समूह, रुचियों में समानता या एक इकाई की भावना। तो इसमें निश्चित स्थानीयता या स्थल है, जो स्थल है एरिया है वही इसका बीच के, इन दोनों के बीच के का अंतर हो सकता है
क्योंकि एक जो समुदाय है वो छोटा एरिया हो जाता है और जो समाज है वो बहुत बड़ा एरिया, ब्रॉड एरिया माना जाता है। तो इन दोनों के बीच में ही यही अंतर है कि इनका एरिया या स्थल और निश्चित जो स्थानीयता है उसका बीच बीच में अंतर होता है कि एक शॉर्ट एरिया तक होता है और एक लॉन्ग एरिया तक। यही अंतर है इन दोनों के बीच में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह में संबंध कैसा होता है? जो द्वितीयक समूह होते हैं यानी एक समूह और दूसरे समूह के बीच का अंतर पूछा जाता है कि कैसा होता है। व्यक्तिगत होता है, अंतरंग होता है, औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है। देखिए ये द्वितीयक समूह में क्या आएगा, जैसे कि जो खुद का घर परिवार या फ्रेंड्स होते हैं वो एक व्यक्तिगत समूह में आते हैं और द्वितीयक समूह में वो चीज़ें आती हैं जिनमें ऑफिशियल रिलेशन होता है, तो उसमें औपचारिकता निभानी पड़ती है। जैसे कि कोई अपने हेड हैं या सर हैं तो उनको नमस्ते और कैसे हैं आप, इस तरीके की औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं, उनको उनकी पूछताछ ज़्यादा करनी पड़ती है। और जो घर के लोग होते हैं या फ्रेंड सर्कल होता है उनमें कैसे भी कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है, अनौपचारिक तरीके से किसी भी तरीके से वार्तालाप किया जा सकता है। जबकि जो द्वितीयक समूह है उससे एक लिमिट में और एक सही लैंग्वेज में उससे बातचीत करना पड़ता है, तो औपचारिकता इसमें ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औपचारिकता। द्वितीयक समूह के संबंध में औपचारिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? ये पूछा गया है। सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन है क्या समाजशास्त्र, या राजनीतिक तंत्र का अध्ययन है, या फिर मानव व्यवहार का अध्ययन है, या फिर समाज का अध्ययन है, ये पूछा गया है। तो बताना है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का अध्ययन है, ये पूछा गया है। यहाँ सब में अध्ययन लगाना था, मैंने शायद नहीं लगाया तो ये अधूरा सा लग रहा था, इसलिए मैंने लगा के देख लिया। तो समाजशास्त्र जो है इसका राइट आंसर होगा वो समाज का ही अध्ययन है। समाज शास्त्र जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संप्रेषण की क्षैतिज प्रणाली किसके मध्य संचालित होती है? क्षैतिज है जो प्रणाली यानी हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल, जो इस तरीके से होती है, इस तरीके से ये एरिया इसका ज़्यादा होता है, और वर्टिकल जो होती है वो इस तरीके से होती है। तो जो क्षैतिज प्रणाली है तो शायद मैंने जो ये लाइन से आपको समझाया है इसी से समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन, जो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है उसको क्षैतिज प्रणाली कहते हैं, इसके मध्य संचालित होती है। तो जो इस तरीके की प्रणाली है वो समझ में आ रहा है कि ये समान लाइन है, और ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर का संप्रेषण है। तो क्षैतिज लाइन, तो मैंने शायद इस लाइन से ही आपको इसको समझा दिया होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। तो संप्रेषण की जो क्षैतिज प्रणाली है वो किसके मध्य संचालित होती है? समान लोगों के मध्य, वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य, केवल अधिकारियों के मध्य, केवल वरिष्ठ जनों के मध्य। देखिए मैं पहले क्वेश्चंस में भी और पहले सेशन में जो निकल चुके हैं, जो जिसकी रिकॉर्डेड वीडियो डली है, शायद आपने वो देखे हों, या अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। अगर आपने वो देखे हैं तो उसमें मैं समझा चुकी हूँ कि ये जो कीवर्ड होते हैं, ये केवल और अधिकांशता, ये नेगेटिव चीज़ में आते हैं। तो इनको देखकर आंसर बिल्कुल टिक नहीं करना है, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट में आते हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को हटाने बनता है, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी बचे दो ऑप्शन, समान लोगों के मध्य या वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य। तो जैसे मैंने बताया ही है कि ये ऐसी लाइन है, ये सीधी लाइन है, यानी सीधी यानी समान लोगों के मध्य ही ये होगा कम्युनिकेशन। और अगर ऊर्ध्वाधर पूछते, क्षैतिज ना पूछकर, तो ऊपर से नीचे वाली लाइन हो जाती, तो इसमें ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन संचालित होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, समान लोगों के मध्य। समान लाइन समतल लाइन है एक, तो समान लोगों के मध्य ही कम्युनिकेशन होगा। शायद मैंने ये अच्छे तरीके से आपको समझा दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं फिर से इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूह कार्य
सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य क्या अर्जित करने में सहयोग करता है? जो समूह कार्य होते हैं उसमें क्षेत्र कार्य क्या प्राप्त करने में सहयोग करता है? ज्ञान, कौशल, रवैया या फिर सभी, ये पूछा गया है। तो देखिए, जो समूह में क्षेत्र कार्य है उसमें ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है, कौशल भी प्राप्त किया जा सकता है और रवैया, तीनों चीज़ें ही समूह में रहकर हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि एक समूह में जो कई सारे व्यक्ति होते हैं जिनके पास अलग अलग टाइप की नॉलेज होती है, तो वो एक दूसरे को मिल सकती है, उससे उससे कौशल का भी विकास हो सकता है। और अगर आपका कैसा भी रवैया है समूह में रहने से, वो भी चेंज हो जाता है और आपको समूह के अकॉर्डिंग ही अपना व्यवहार करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सभी चीज़ें सम्मिलित की जाएंगी और सभी चीज़ अर्जित करने में सहयोग करते हैं सामाजिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है? देखिए, इसमें नेगेटिव वर्ड आ गया है तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि नेगेटिव वर्ड को हमेशा हाईलाइट करके रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव चीज़ें भूल जाते हैं और उसको क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में लेकर उसका पॉजिटिव आंसर लगा देते हैं। नेगेटिव वर्ड भूलना अक्सर ये हो जाता है, मेरे से ये मिस्टेक हुई है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आपको ये मिस्टेक ना करो और आप नेगेटिव वर्ड को पहले ही मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। तो इसमें नेगेटिव पूछा गया है कि क्या शामिल नहीं है सामाजिक सुरक्षा में। तो देखो, खाद्य आर्थिक सहायताएं, देखो भोजन, कपड़ा और मकान तो बेसिक ही नीड होती हैं, तो खाद्य आर्थिक सहायताएं तो इसमें शामिल होंगी ही। संपूरक व्यवहार या आहार, संपूरक आहार पूछा गया है, तो ये भी ज़रूरी है। आहार या खाने से रिलेटेड चीज़ें तो ज़रूरी हैं। लोक निर्माण परियोजनाएं तो ये भी ज़रूरी है। और दान उतना ज़रूरी नहीं है, जितना होगा तभी तो दान करेंगे। इस तरीके से दान को इसमें शामिल नहीं करेंगे। बाकी ये तीनों चीज़ें हैं जो सामाजिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलिए आप बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, और अगर अच्छी लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, फटाफट से लाइक करिए ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ। फ्रेंड, इसके लिए बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत जगह जगह से क्वेश्चंस रेडी करने पड़ते हैं ताकि हर सेशन में आपको नए क्वेश्चंस मिल सकें और आप अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकें, प्रैक्टिस कर सकें। डिटेल आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, पर डिटेल से कुछ नहीं होता जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। डिटेल के साथ साथ उस टॉपिक की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी आपको ये एहसास होगा कि आपने जो डिटेल पढ़ी है वो सही पढ़ी है या नहीं, क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो डिटेल बस पढ़ने से कुछ नहीं है, प्रैक्टिस मोर देन इम्पोर्टेंट है। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और आपको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए इन सेशन में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिकारों में कौन शामिल नहीं है? जो सामाजिक अधिकार है उसमें से कौन शामिल नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 3 ऑप्शन शामिल हैं, एक नहीं है। तो नेगेटिव वर्ड को पहले ही मार्क कर लेना है, नेगेटिव थॉट ही ढूंढना है इसमें। तो ऑप्शन ए बच्चे, सामाजिक अधिकारों में बच्चे के भी अधिकार होते हैं। श्रमिक या मजदूर, उनके भी अधिकार होते हैं तो वो भी शामिल हैं। महिलाओं के अधिकार भी हैं, तो बच्चे, मजदूर, महिलाएं सभी इसमें शामिल है। राजनीतिक वर्ग की देखभाल, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सामाजिक अधिकारों में आए। राजनीतिक वर्ग की देखभाल करना सामाजिक अधिकारों में नहीं आता है। तो यही एक नेगेटिव थॉट है इसमें, और नेगेटिव ही हमें चाहिए था। 3 ऑप्शन तो पॉजिटिव ही है, चौथा एक नेगेटिव है, इसी को राइट आंसर मानेंगे। तो सभी के अधिकार होते हैं, बट राजनीतिक वर्ग एक ऐसा वर्ग माना जाता है जिसका ऐसे कोई अधिकार की ऐसे इस टाइप का कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसको रॉन्ग मानेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्वकर्ता को किस क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए? एक लीडर है, उसको किस क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए? देखो, लीडर उसी को बनाया जाता है जो हर एक क्षेत्र में माहिर हो, जो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके और नई नई परिस्थितियों के अनुसार नया नया परिवर्तन ला सके। लीडर ऐसा ही होना चाहिए और लीडर उसी को चुना जाता है क्योंकि वो सभी के द्वारा ही चुना जाता है, लोगों के द्वारा। तो लोग ऐसे ही व्यक्ति को लीडर चुनेंगे जिसको हर एक फील्ड का नॉलेज हो।
जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वह अपना ज्ञान दे सके, अपना अधिकार दिखा सके, अपना कार्यक्षेत्र में बेहतरीन वृद्धि कर सके, परिवर्तन ला सके टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसा ही लीडर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पूछा गया है कि किस में विशेषज्ञ हो, मानवीय संबंधों में, तकनीकी कौशल में, और या उपरोक्त दोनों में, या कोई नहीं में। तो जैसे कि मैंने डिटेल में इसका बताया ही है, तो लीडर को ना सभी क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए, चाहे मानवीय संबंध हो, मानवीय संबंध भी उसके बहुत अच्छे तरीके के होना चाहिए, और टेक्निकल नॉलेज भी उसे बहुत अच्छे तरीके का होना चाहिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय किस पर निर्भर करता है? जो स्थानीय नेतृत्वकर्ता के चयन का निर्णय किस पर निर्भर करता है? जैसे मैं अभी पहले ही बता चुकी हूँ, एक जो ऊपर क्वेश्चन आया था उसी में ही, कि देखिए नेतृत्वकर्ता यानी लीडर का चयन किस बात पर निर्भर करता है? नेताओं पर, समूह पर, सरकार पर, या फिर विस्तार कर्मियों पर। तो देखिए जो नेतृत्व करता है वो सभी लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, स्थानीय लोगों के द्वारा, या फिर स्थानीय लोग जो समूह बना लेते हैं उस समूह के द्वारा। तो ऐसा लीडर चुना जाता है जो सभी क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, जिसको हर एक क्षेत्र का नॉलेज हो, ईमानदार हो, निष्ठ हो, चरित्र उसका ठीक हो। ऐसे व्यक्ति को ही नेता बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है। तो ये समूह डिसाइड करेगा कि किस व्यक्ति को नेतृत्व कर्ता बनाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर केंद्रित थी? पूछा जा रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। तो जैसे कि मैं वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और आप भी देख रहे हैं कि हर एक सेशन में, हर एक क्लास में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है। तो यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से डीपली पढ़ लेना है, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। आपकी शिफ्ट में इसका ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हर एक शिफ्ट में इसका ये क्वेश्चन आना है। तो इसको आपको बहुत ही डीपली पढ़ना है, पंचवर्षीय योजनाओं को। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी बता रही हूँ कि अगर आप इसको पढ़ लोगे, अभी भी टाइम बचा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। आप इसको पढ़ो, फिर इसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालो। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। अगर फिर भी रह जाता है तो आपको इसको 2-3 बार रिवीजन करना है अच्छी तरीके से, 2-3 जगह से इसका टॉपिक पढ़ लेना है डिटेल में। आपसे ये ज़रूर बन जाएगा, और आप इसका क्वेश्चंस राइट करके ही आओगे अगर आपने पढ़ लिया तो। चलिए देखते हैं कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था। ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी 8वीं में, और ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो जो गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? क्या लीडर जो है उसकी रुचि समूह में है, यह देखने के लिए क्या देखा जाता है? क्षेत्रकार, उसका क्षेत्रकार, या फील्ड उसकी, या उसके प्रशिक्षण, या दोनों, या कोई नहीं। तो फटाफट बताना है कि एक जो लीडर है उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर आप दोनों को आपको बताना है। तो इसमें किस तरीके की रुचि है इसको जानने के लिए यह उसका क्षेत्रकार या उसकी फील्ड को देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? जब जो सूचनाएं हैं, जैसे कि कोई सूचना इधर से आ रही है, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, ऐसे ऐसे कई शाखाओं में बट गई हैं, तो यह किसका निर्माण कर लेंगी, ये पूछा जा रहा है। तो सूचनाएं जब शाखाओं के रूप में, कई शाखाओं से सूचनाएं आ रही हैं, बिखरी हुई हैं चारों तरफ से सूचनाएं,
तो इसको पूछ रहे हैं कि किस रूप में प्रभावित होती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, दंड संचित्र यानी बार चार्ट, या वृक्ष संचित्र ट्री चार्ट, या आलेख संचित्र ग्राफ चार्ट, या वृत्त खंड संचित्र। पूछा जा रहा है सूचनाएं जो शाखाओं के रूप में प्रभावित होती हैं तो इसे क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने शाखा बना के आपको बता दी है, तो आप देखिए किस तरीके का डायग्राम लग रहा है आपको। यह एक ट्री बन के रेडी हो गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वृक्ष संचित्र यानी ट्री चार्ट के रूप में इसे माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और शायद इस तरीके से मैंने आपको बताया है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और इसकी एक दो बार रिवीजन करेंगे तो इसकी इमेज आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगी कि किस तरीके का जो सूचनाएं शाखाओं के रूप में होंगी। देखो शाखाएं तो वृक्ष में ही होती हैं, तो जाहिर सी बात है ना भी बताते तो भी आपको इतना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और इसी तरीके का अगर आप कॉमन सेंस और माइंड का यूज़ करोगे तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे, फिर भी अगर आप माइंड का यूज़ करेंगे तो आपसे वो बन जाएंगे 100%। उसको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो कहीं से मिलेंगे आपको। ऐसे ही आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आपको क्वेश्चंस कर पाएंगे और आप उनको टेकल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण क्या है। जो नियोजन है उसका पहला स्टेप पूछा गया है, समस्याओं की पहचान करना, समस्याओं का निष्कर्ष निकालना, तथ्यों का संग्रह, समस्या का समाधान। देखिए समस्या का समाधान तो लास्ट में आएगा, जब समस्या पता चलेगी, समस्या की पहचान होगी, तभी समाधान करेंगे और तभी उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और समस्या का पता चलेगा तभी उसके तथ्यों का संग्रहण भी करेंगे। तो सबसे पहले तो समस्या की पहचान करनी पड़ेगी कि समस्या आखिर है क्या, उसके बाद ही उसका समाधान और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो वैसे भी इतना सा ही इसमें दिमाग लगाना था और इसमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की ही बात है। थोड़ा सा माइंड यूज़ करिए तो ये भी बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन, क्योंकि जब समस्या का समाधान तो तब करेंगे ना जब समस्या पता चलेगी। तो समस्या की पहचान करना ही इसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। समस्या समाधान तो शायद लास्ट स्टेप में ही आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। कैसी लगी आपको सेशन ये ज़रूर बताइए, और ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस और भी आएंगे। इसी तरीके की प्रैक्टिस करते जाइए, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइए और आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप ज़रूर देखिए और आपको एकदम माइंड में सेट हो जाएंगे। ये बार बार आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें रटने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। अगर आप में थोड़ी सी समझ विकसित कर ली और आप थोड़े से क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिए तो आपको भूलने की कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी, ना ही आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ आप 2 से 3 बार ये वीडियो देखिए। एक बार में आपको शायद क्वेश्चन ना आए, पर दोबारा में आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, और कुछ टाइम बाद एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए तो एकदम प्रॉपर तरीके से ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फटाफट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकें। इसी तरीके के और वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी आपकी हेल्प करने के लिए। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर और चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।